देखिए, आज का हमारा टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट से ना जनरली कोरिलेट करते हैं, करंट से चार्ज को कोरिलेट करते हैं चार्ज। अब ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैटिक मतलब स्टेबल स्थिर, हिलना डोला कुछ है नहीं, स्टैटिक चार्ज। एक होता है डायनामिक चार्ज, डायनामिक। अब ये डायनामिक है ना, डायनामिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट। अगर तुम करंट की बात कर रहे हो ना तो ये डायनामिक चार्ज है, मतलब डायनामिक मीन्स मूविंग चार्ज। तो अगर कोई करंट बनता है तो ये मूविंग चार्ज की वजह से बनता है ना। अब जरा ये प्लास्टिक देखो आप, कंपाउंड से बना है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है एटम से, और एटम में प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज तो हर एक चीज़ में रहता है, तो हर चीज़ करंट थोड़ी ना बन जाएगा, सिर्फ जो चार्ज मूव करेगा वही करंट बनता है, राइट ना। अब जरा देखो, अब मूव क्या क्या करेगा। अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो ये एल्यूमिनियम है, इसमें कई सारे एटम्स से बना हुआ है। एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। इस तरीके से एल्यूमिनियम की अगर बात करो तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 3। अब अगर मैं कहूँ कि कोई मेटल कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग मेटर की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक वगैरह नहीं, ऐसा मेटल्स की बात कर रहा हूँ जो करंट जिससे फ्लो होता है। प्लास्टिक से नहीं होगा, रबर से नहीं होगा। सिल्वर अगर लो तो गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। बल्कि हमने ये वाला लिया, एल्यूमिनियम लिया, सस्ता, ठीक है, 283। तो इसका बाहर वाला जो है ना ये मूव कर सकता है, क्लियर है। अब आप कभी भी अगर मैं चार्ज मूव करने की बात करूँ ना, मेटल्स के केस में मूविंग चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको देख रहे हो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये किसी भी हालत में ये मूव नहीं कर सकता। इसका मूव करने का मतलब पूरे एटम का वजूद ही समझो, एग्जिस्टेंट ही जीरो हो गया। तो अगर कोई मेटल्स की बात करूं और उसमें बोलूं मूविंग चार्ज, तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। और जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, यही मूव करता रहता है। और कुछ होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल्स, जिसका अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो चार्ज मूव कर सकता है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना किसी भी कंडक्टर का, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं करंट की बात करूं और मेटल की बात करूं तो वो कंडक्टर होना चाहिए, और अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा, फ्री है ना, जिसका ऑलरेडी जो स्टेबल है 2 8, वो कभी भी मूव नहीं करेगा। जो अनस्टेबल है, बाहर वाला ट्रांजिशन एलिमेंट, अंदर वाला भी अनस्टेबल होता, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन जितना बढ़िया से मूव कर जाएगा उतना बढ़िया कंडक्टर माना जाएगा। तो एक चीज़ समझ रहे हो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, और वो भी कौन सा, करंट मीन्स कौन सा चार्ज, मूविंग चार्ज। अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे बैटरी हो गया, तो इसमें 2 तरह का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी मूव कर सकता है, एक्चुअली ये आयंस होते हैं भाई, तो आयंस तो मूव कर सकता है। और एक नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज केटायंस, नेगेटिव चार्ज एनायंस। तुम जानते होगे शायद, कभी पहले पढ़ा होगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लो, याद है फिजिक्स में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात कर लो, इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो पॉजिटिव भी मूव करता है, नेगेटिव भी मूव करता है। लेकिन अगर तुम मेटल्स की बात करते हो ना, तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे रहता है ना वो तो हिल भी नहीं सकता। और रहा न्यूट्रॉन, उसके मूव करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो मेटल्स की बात करो तो नेगेटिव मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो पॉजिटिव भी मूव करेगा एंड नेगेटिव भी मूव करेगा। तो करंट क्या होता है फिर, पहले थ्योरी है, यहाँ से बाहर निकलते हैं, आराम आराम से सुनो। करंट, मूविंग चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा। करंट का मतलब होता है वेव, है ना। करंट का मतलब क्या होता है, वेव। अब जरा देखो, करंट इज, ये डेफिनेशन जरूरी है, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अब देखते रहिए सुनते रहिए आपको याद आ जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, या यूँ कह लो अमाउंट ऑफ चार्ज
अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, ऐसे कह लो। फिर से अगर मैं चार्ज की बात कर लूँ ना तो एक दिमाग में एक चीज़ डाल लेना, क्योंकि आपको पता है कई सारा पार्ट इसका डिलीट हो चुका है, तो जो पार्ट्स है उसका तो एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बता रहा हूँ, है ना। तो चार्ज का मतलब होता है, अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, इलेक्ट्रोलाइट, तो चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। हालांकि एक आयोनाइजेशन गैसेस भी होता है, फिलहाल तो वो जाने दो। अगर तुम चार्ज की बात करो, सॉरी, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इसको देख लो। और अगर तुम मेटल्स की बात करो तो पहले तो मेटल्स क्या होना चाहिए, कंडक्टर, और इसमें नेगेटिव आएगा और इधर कुछ भी नहीं आएगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया, रेट का तुम्हें पता ही है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को I से डिनोट करते हो, चार्ज को Q से और टाइम को T से। Q I इक्वल टू Q बाई T, है ना। Q चार्ज होता है, इसको कूलम, टाइम को बोलते हैं सेकेंड, और I को बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कूलम अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हो, एम्पियर। I इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू T, है ना। एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू कूलम, है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। तो चार्ज, अब मेटल्स की बात करो, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। तो ये हो गया, थ्योरी है, थोड़ा आराम से समझो, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। I इक्वल टू Q बाई T, है ना। Q चार्ज, और इसको किससे डिनोट करते हो, कूलम से। थोड़ा चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 कूलम, कैपिटल C, कूलम। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इस पे अब बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुरू हो गए, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिक्वायर्ड टू constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्वेश्चन हमारा ये है ना। तो जरा एक बात बताओ, 1.6 इंटू सॉल्यूशन देखिए आप जरा, अच्छा एक काम करो, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E माइनस लिख दो तो समझ जाना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n, है ना। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इक्वल टू n, तो n इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना, 1 कूलम। मुझे 1 कूलम बनाना है ना, 1 कूलम कितना है ना भाई। मान लो एक पेन का दाम 10 रुपया है, तो 5 पेन का दाम कितना हो गया, 50 रुपया। मुझे 1 कूलम बनाने, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू हाउ मच इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। एक का इतना, n का, ये दोनों मिलके कितना, 1 कूलम, तो यहाँ से n आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 को ऊपर लेके जाओ, 10 रेज टू द पावर 19 अपॉन 1.6 में काम और कर लेता हूँ, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। तुम देख रहे हो ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1.6, इसको तुम डिवाइड करो तो 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। अगर आपको 1 कूलम का चार्ज चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो करवाना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन, देख लो। तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसी में अगला न्यूमेरिकल देखिए आप, ये समझ में आ रहा कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए,
है ना, क्लियर। मान लो n इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, 1 का, 2 का, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे वैसे कितना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम, तो n इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे, इससे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो 1 कूलम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बेटा सुनो, देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन 2, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स required to produce 10 ampere of current in 5 seconds। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 एम्पियर का चार्ज प्रोड्यूस करना है 5 सेकेंड में। तो सबसे पहले 10 एम्पियर का करंट है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो पहले पता करो कि 10 एम्पियर का करंट 5 सेकंड में चार्ज का क्या होता है। आपने एक फॉर्मूला भी पे पढ़ा था, Q/T, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। मुझे ये देखना है कि पहले चार्ज कितना हो रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 एम्पियर ऑफ करंट इन 5 सेकेंड। करंट 5 सेकेंड, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। इट मीन्स कितना हो गया, 50 कूलम। अगर आपको 10 एम्पियर का करंट चाहिए 5 सेकेंड के लिए, तो 50 कूलम का चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा ना 5 सेकेंड तक। फार्मूला तो यही कहता है, इतना कूलम हो गया। अब जरा एक बात बताओ, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू n। तो n इंटू n, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब मिलके मुझे कितना चार्ज चाहिए, टोटल कितना चाहिए, 50 कूलम। n इक्वल टू कितना, 50/1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, इतना हो गया। तो 5 को रहने दो, 10 इंटू 5 50 हो गया, और ये देखो ये 19 ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अपॉन 1.6, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6.25 आता, इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए अगर आपको इतना करंट प्रोड्यूस करना है 5 सेकेंड में। तो क्लियर है, ठीक है। अब इस पे और भी, ये तो भारी भरकम क्वेश्चन हो गए। वैसे आपसे ये पूछेगा कि भाई इतना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, चार्ज इतना फ्लो कर रहा है, मान लो 100 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 20 सेकेंड तक, तो करंट कितना होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये 100 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है इन 20 सेकेंड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इक्वल टू, काट के देखो, 5 एम्पियर, कैपिटल M लिख लो या ये पूरा लिख लो, एम्पियर्स, ऐसे लिख लो। क्लियर है। एक तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। आपने देख लिया अभी I का मैग्नीट्यूड, करंट कैसे निकालते हो। अब सवाल है कि करंट आता कहाँ से है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मैंने एक वायर रखा हुआ है, मान लो ये देखो वायर ही है, इसके 2 एंड देख रहे हो तुम, है ना। दोनों एंड को मैं टच कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एक एंड को अगर मैं सॉकेट में डालूंगा और दूसरे एंड को टच करूँगा तो मुझे करंट लगेगा। ये करंट आया कहाँ से, है ना। अगर ये करंट लग रहा है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तुम देख रहे हो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो अगर मेटल है, कंडक्टर है, मेटल्स, तो इसका मतलब जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन का फ्लो तो हो नहीं सकता, आपको पता है, पहले ही बताया था। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करने लगा। ये एल्यूमिनियम का वायर है, इलेक्ट्रॉन तो पहले से बहुत सारे हैं, क्योंकि एटम से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। सॉकेट में डालने पे ऐसा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। जरा एक बात बताओ, यहाँ पे कोई एटम्स है, इसके चारों बगैर इलेक्ट्रॉन होगा, कोई इधर मूव कर रहा, कोई इधर। जब मैं इसकी बात करूँ ना, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के कब्जे से, मतलब एक तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता, लेकिन जब अट्रैक्शन कम हो या बिल्कुल नहीं हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, थोड़ा सा धक्का देने पे मूव करना शुरू हो जाएगा, इसके एरिया से बाहर निकल सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अचानक मूव करना शुरू किया, कैसे, है ना। आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए, है ना। उसके लिए एक टर्म्स यूज होता है, पोटेंशियल, ठीक है भाई, पोटेंशियल। वो क्या होता है, पहले एक बात बताओ। जैसे यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ज़मीन है, ठीक है।
यहाँ पे एक पत्थर लेकर यहाँ गए, दूसरा वाला पत्थर को मैंने यहाँ पे लिया, है ना, क्या होगा, और एक पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तीनों को छोड़ दो, ये यहाँ आके गिरेगा, ये यहाँ आके गिरेगा, ये यहीं रहेगा, सबका सब यहाँ पे पहुँचेगा। क्यों? ये हायर पोटेंशियल पे, ये दोनों हायर पोटेंशियल पे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या, ज़मीन पे पोटेंशियल क्या होता है, एकदम लोएस्ट होता है। तो गिरने का क्या तरीका है, आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या, mgh, इसीलिए गिरा, है ना। और यहाँ पे इस अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, मतलब कि लिस्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया। तो कोई भी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जो मूवमेंट होता हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता। जानते हो, आप विंड की बात करो, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता। अब जरा ये एग्जांपल बार बार दिया जाता है, ध्यान से सुनना, ये देखो, है ना, ये देखिए, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब दोनों में वाटर का लेवल सेम है, तो कोई फ्लो होगा क्या, यहाँ पे फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। अभी तो फ्लो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो या फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो होगा ही नहीं, कोई मूवमेंट, जीरो। क्या होगा, इसमें एक बाल्टी पानी और डाल के इतना ऊंचा कर दिया, ठीक है, अब दोनों का देखो वाटर लेवल देखो, है ना, डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात हो गई कि नहीं। तो क्या होगा, फ्लो होगा, तो वाटर का फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, और फ्लो तब तक होगा जब इन दोनों का लेवल क्या हो जाता, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हो जाता, दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, तब तक ये फ्लो होता रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा फ्लो चलता रहेगा, है ना। अब जरा देखना, एक बात बताओ, अभी यहाँ पे इतना पानी है, ठीक है, और इसको देखो, ठीक है, इसको, और अब ये छोटा सा बर्तन लिया मैंने, अभी किसमें कितना पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है देखो, और मैंने मान लो इसको कनेक्ट कर दिया इससे, अभी फ्लो किधर होगा, फ्लो इधर से इधर होगा, है ना, क्यों, हायर पोटेंशियल पे। क्वांटिटी ऑफ वाटर मायने नहीं रखता किसमें कितना पानी है, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ फ्लो, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लो कब भी होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो जितना ऊंचा होगा ये तब तक फ्लो होगा, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये जो अपर लेवल है ना वो हायर पोटेंशियल पे है, इसके अपर लेवल से। हीट की बात करता हूँ, है ना, जरा एक बात बताओ, ये दो मेटेलिक पीस है, मान लो दो मेटेलिक पीस है ना, इसका मान लो 100 जूल इसमें एनर्जी है, हीट है, और इसमें एनर्जी मान लो 20 जूल है, ठीक है। अभी क्या होगा, कोई फ्लो नहीं होगा हीट का, इसको कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, अभी भी हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट जब भी फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे रख दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, कहाँ से, इधर से इधर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। कोई मायने नहीं रखता कि पहले से एनर्जी कितना है, कोई मायने नहीं रखता, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। क्या होता अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री होता, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री होता, तो फिर हीट का फ्लो ऐसे इधर होता। क्या होगा, इसका अगर 35 डिग्री होता, इसका 20 डिग्री होता, तो हीट का फ्लो क्या होता, तो हीट जो फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता, ठीक है ना। वैसे ही आता है करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज है ना, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी में उसको मैं समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव का जो है ना, ये लोअर टू हायर होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आज मैंने वीडियो का क्वालिटी जानबूझ के थोड़ा सा लो रखा है ताकि अपलोड होने में टाइम ना लगे, तो अच्छे क्वालिटी पे तुम लोग देख लेना, ढंग से देख लेना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू उल्टा चलता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ये। अब बेटा देखो, मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, इसमें मान लो 10 कूलम है, इसमें 80 कूलम है, दोनों को कंडक्टर से ऐड कर दिया, ठीक है। अब सवाल है कि चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव है। मान लो ये +10 है और ये +80 है, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, हायर, ये देखो पोटेंशियल
ठीक है ना, हायर चार्ज मतलब कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज हाई है एज कंपेयर टू दिस। फिर से मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, पहले इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझ लेना, इसको बार बार बताऊंगा। जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो निगेटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, मैं इस पर रुक के बात करूंगा, ये जो बार बार पोटेंशियल बोल रहा हूँ ना, उस पर रुक के बात करूंगा। पहले एक बात बताओ और सुनो ध्यान से, देखो ये देखिए, इसमें मान लो 100 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम सॉल्ट है, NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। इस पे 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम सॉल्ट है। तो बताइए सॉल्ट का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ना 150। अगर तुम परसेंटेज की बात करो, 50 ग्राम सॉल्ट तुमने पढ़ा भी होगा 9th में, तो कितना हो गया 50%। यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है 50%, 100 में से 20 तो 20% है ना। हालांकि टोटल से डिवाइड करते हैं, मैंने टोटल से 120 से डिवाइड करते हैं या 150 से मैंने डिवाइड नहीं किया, मैं सिर्फ इसका कंपेयर कर रहा हूँ। वाटर का 50%, वाटर का 20% हायर कंसंट्रेशन। अब जरा सुनो, इसको देखो, है ना, मैं बता रहा हूँ दोनों का वाटर लेवल सेम है, तो पानी का तो फ्लो नहीं होगा ना, पानी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, पानी का फ्लो नहीं होगा। दोनों का वाटर सेम है, सेम लेवल पे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन सॉल्ट का फ्लो होगा, सॉल्ट का जो फ्लो होगा ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्ट ऐसे मूव, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब 10 मिनट के बाद दोनों के पानी को पियोगे ना, तो एक जैसा लगेगा। अभी ये ज़्यादा नमकीन है, ये कम नमकीन है, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों सेम जैसा लगेगा। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये भी पढ़ा होगा तुमने, जैसे कि प्लांट वगैरह का, है ना। प्लांट में लीफ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे खाना पकता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और बाकी जगह पे लो। तो जहाँ जहाँ पे लो रहेगा तो हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, तो हर जगह पे ये जो फूड है ना पहुँच जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये होता है प्रेशर ड्यू टू कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस। तो यहाँ भी देख रहे हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुँच जाता। उसी तरीके से पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, देखो ज़रा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 6। यहाँ पे सिर्फ 2, है ना। इसको मैंने ऐड कर दिया किसी कंडक्टर से, ठीक है ना। तो चार्ज फ्लो का जो डायरेक्शन होगा इधर से इधर, ये देखो A टू B, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मोर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेस। बड़ा ध्यान से सुनना जरा इसको। पोटेंशियल, है ना। आखिर करंट बहता क्यों है, क्यों सॉकेट में डालने के बाद मुझे झटके लगे, उस पर बात कर रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और एक बात बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट remains same as direction of positive charge। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं कर सकता, शायद ही कभी मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज। करंट का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। इस डायलॉग को सुनो तो 2 बार। करंट का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। एक बार और, करंट का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। सुन लिया। अब जरा एक और एग्जांपल लेता हूँ, P और Q। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या दिख रहा? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा। इसको पता क्या बोलेंगे? लोअर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, लोअर पोटेंशियल इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? हायर पोटेंशियल। जरा एक बार बताओ, +5 और +2 कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। -5 और -2 कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए प्लस के लिए इसको क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल।
पोटेंशियल को अभी और क्लियर करता हूँ, और ये क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि सिर्फ 2 है, +2 है पोटेंशियल। इधर आ जाओ, इधर नेगेटिव चार्ज -5 है और इधर -2 है, तो -5 हमेशा छोटा होता है -2 से, तो लोअर पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे भाई, हायर पोटेंशियल। और जो करंट का जो फ्लो होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जाहिर है कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 5 है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज P2Q, P2Q, ठीक है ना। अब जरा देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन P2Q का मतलब लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, तुमको दिख रहा है ये सारा, लोअर टू हायर, है ना। और करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट बिल्कुल क्लियर है, हायर पोटेंशियल टू लोअर होता है, हायर टू लोअर होता है। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, देखो तो करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किधर बह रहा है भाई, इधर से इधर, हायर टू लोअर, इधर बह रहा है A to B, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बह रहा है कि नहीं, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर करंट का डायरेक्शन। करंट वेक्टर बिल्कुल नहीं है, करंट स्केलर है, फिर भी इसके डायरेक्शन का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि किस डायरेक्शन में, हालांकि ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज, हालांकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, 4 बार तो पहले भी बोल चुका हूँ, पर यहाँ पे उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, जो भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट उसका वेव, करंट का मतलब वेव उसका अपोजिट होगा। तो ये सुनिए, है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे तुमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, जैसे तुमने टेम्परेचर पढ़ा था, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जैसे पोटेंशियल पढ़ा था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहाँ भी पोटेंशियल का मतलब होता है ये, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल कहलाएगा, यहाँ पे नेगेटिव कम है तो हायर पोटेंशियल कहलाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है तो हायर पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव कम है तो लोअर पोटेंशियल। क्लियर है। और सुनिए बड़े ध्यान से, और सुनिए, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। हालांकि मैं बोल भी सकता था, लेकिन आप लोग का लैंग्वेज थोड़ा सा ख़राब है, बहुत बच्चों का साइंस में हमेशा रिजल्ट ख़राब आते हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। और आता सब कुछ है, जितना मैथ जानते हो उतना साइंस जानते हो, पर लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो ये देखो पोटेंशियल का डेफिनेशन, पोटेंशियल सुनना, इफ टू charged bodies are joined by a metallic wire, वायर मेटेलिक होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए, पता चला ऐसे नहीं कि प्लास्टिक जोड़ दिया, है ना, लकड़ी से जोड़ दिया, कह रहे हो करंट बह नहीं रहा। मेटेलिक वायर, द चार्ज इन दैम, सुनते रहो और देखते भी रहो, मूव इन अ डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड, यहां पे लिख लेता हूं, कॉल्ड द, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज है ना। चार्ज बॉडी है, मेटेलिक वायर, चार्ज जिधर मूव हो रहा है और जो चार्ज किधर मूव करेगा उसको जो फैसला लेने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो आंधी तूफान है वो किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। आंधी अगर आता है, हवा जब बहता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। तो ये हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल के लक्षण है, पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा। अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की बात करो, तुम समझ रहे हो, इसको बार बार देखना। इफ़ टू चार्ज बॉडीज आर ज्वाइंड बाय अ मेटेलिक वायर,
द चार्ज इन देम मूव इन अ डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड द, किस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा उसको बताने वाला अगर कोई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिजिक्स में जो प्रॉपर डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसको भी आप देखिए, है ना। अब डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने बताया कि इसका काम क्या है, पोटेंशियल करता क्या है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे ही रट लेना, ठीक है ना। ये द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit का मतलब होता है वन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to that point। क्या कहने का मतलब है, इसके साथ डेफिनेशन के साथ एक फिगर भी आप डाल देना। ये देखिए, ये पॉइंट P है, मान लो पॉइंट P, इस पे यहाँ पे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस चार्ज की बात कर रहा है +1 चार्ज, देखो जरा ध्यान से, वर्क डन +1 चार्ज, इसको मैं बात इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये क्या है, इन्फानाइट। ये पॉइंट क्या है, इन्फानाइट किसको कहते हैं, इन्फानाइट का मतलब बहुत दूर नहीं हो गया, बल्कि इन्फानाइट का मतलब ये जो यहाँ पे जो चार्ज है ना, जिस पॉइंट के पोटेंशियल मुझे निकालना है, मालूम मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ जो चार्ज है ना, इस चार्ज के एरिया से बाहर निकल गया, हो सके चार्ज यहाँ हो और इन्फानाइट यहाँ तक इसका चार्ज का एरिया हो, चार्ज का इफेक्ट यहीं तक हो, इसके बाद वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फानाइट। हो सके इस ये चार्ज पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज है मान लो, है ना, ऐसे कंघी से इसे रगड़ के ऐसे, है ना, कागज़ खींच लेता है, कागज़ को यहाँ पे रखता हूँ तो कागज़ को खींच लेता है, और इसके दूर यहाँ कागज़ को, तो ये इन्फानाइट हो गया। तो जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट रहता है उसके बाद वाले पॉइंट को इन्फानाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, वो हो सके 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। पर जरा डेफिनेशन को गौर से देखो, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने वो पॉइंट कौन सा लिया, P, इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क से कनेक्ट किया, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट। यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क होता है ना, वर्क उसको बोलते हैं वर्क डन। अब जरा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, प्लस कौन सा फोर्स होता है भाई, तो रिपल्सिव। तो आपका जो वर्क डन है इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना ये। और अगर प्लस इधर लाओगे, उधर मान लो माइनस रहता, तो जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो भी हो, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो +1 चार्ज को यहाँ तक लाने में, जिस पॉइंट तक ला रहे हो, पॉइंट P तक लाने में जो वर्क हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये है इसका डेफिनेशन, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो जरा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये फिगर डाल दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या बन गया इसका फॉर्मूला, तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, ये हो गया, है ना। इसको बोलते हैं जूल, आपको पता है वर्क एनर्जी का जूल, और ये क्या हो गया, कूलम। तो जूल अपॉन कूलम को बोलते हो V का यूनिट, और इसको वोल्ट, है ना। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, ये V का मतलब पोटेंशियल, मैं ऐसे लिख दूँ पोटेंशियल का ये होता है डेफिनेशन, ये हो गया। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, वोल्ट, W/Q, इसका मतलब इसको बोलते हैं वोल्ट, और W वर्क डन का होता है जूल अपॉन कूलम। अब क्वेश्चन पूछेगा भाई कि जूल अपॉन कूलम को क्या बोलोगे, वोल्ट, इसका एक कॉमन यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये हो गया, समझ रहे हो। ये पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, देखो एक लिख देता हूँ, बड़ा देखना भी सुनना भी, ठीक है। इफ W जूल of work
work is done in bringing the टेस्ट चार्ज उसको कहते हो जो +1 चार्ज था, +1 कूलम चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज, जो बहुत यूज करते हैं टेस्ट के लिए। चार्ज Q कूलम टेस्ट चार्ज रहेगा, ठीक है। फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, then electric potential V at point P इक्वल टू W/Q। बस ये डेफिनेशन लिख देना, है ना। डेफिनेशन तुमने देखा, वो मैंने लिखवा दिया था, उसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है ना, कि W जूल फिगर भी बना दिया था, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। आपको पता है इसका क्या होता है, जूल, और ये क्या होता है, कूलम, ये हो गया वोल्ट। तो जूल अपॉन कूलम को क्या बोलते हो, वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल, अब एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। जरा एक बात बताओ, अभी आपने टंकी वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि पानी किधर से किधर बहेगा, फिर आपने ऑस्मोसिस भी देखा, विंड के बारे में भी जानते हो, हीट के बारे में भी जानते हो, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल, इसका मान लो पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, A एंड B। तो पोटेंशियल एट A मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब पोटेंशियल एट B ये भी मान लो 10 वोल्ट है। तो क्या होगा, कोई करंट का फ्लो होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों का सेम है ना। टंकी वाला एग्जांपल आपने देखा था, वाटर लेवल सेम हो फिर भी क्या होगा, है ना। अगर मान लो ये दोनों 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको वायर से जोड़ोगे तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 0 है ना। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने रख दिया मान लो 30 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया 20 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, है ना, या ठीक है, विल फ्लो, अगर बहेगा तो फ्लो कहाँ से, फ्रॉम A टू B। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज विल फ्लो कहाँ से, फ्रॉम B टू A। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो B टू A, लोअर से हायर की तरफ। तो जो पॉजिटिव, यहाँ पे डिफरेंस, पहले चार्ज फ्लो करेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज तो फ्लो करेगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, एक का प्रेशर ज़्यादा है, एक का प्रेशर कम है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो A टू B होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो B टू A होगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा इसी डायरेक्शन में, ये करंट का डायरेक्शन मैंने डाल दिया। किसका डायरेक्शन है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज A से B जा रहा है, करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज B टू A जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा, उल्टा पॉजिटिव इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगा। तो कुल मिलाकर करंट का डायरेक्शन एक ही होता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट का फ्लो होगा। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता हूँ, डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस का, देख लो ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, फिलहाल A टू B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। तो करंट का फ्लो होगा, कैसे होगा तुमने देख लिया, ठीक है। अब आप डेफिनेशन देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का। और देखना भी साथ साथ बोलना भी, पोटेंशियल डिफरेंस लैंग्वेज पे कमांड कीजिए भाई आप लोग, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू points is equal to
द वर्क डन इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग हमेशा याद रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लस 1 चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल का पोटेंशियल भी डिफाइन ही ऐसे हुआ है, प्लस 1 चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज मतलब प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। फॉर एग्जाम्पल पहले लिया था A टू B, है ना, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन अपॉन Q। ये हो गया तुम्हारा, ये इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन Q। इस डेफिनेशन के साथ ये मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VB। दिस V एंड VB पोटेंशियल डिफरेंस। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, 1 मार्क के क्वेश्चन, तो आपको याद रखना, हायर से लोअर, लोअर से हायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डाला तो करंट का फ्लो शुरू हो गया। जरा मुझे एक बात बताइए, ये रहा एल्यूमिनियम का वायर है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 100 वोल्ट डाला, यहाँ पे 50 वोल्ट डाला, करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब यहाँ पे मैंने रख दिया प्लास्टिक, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो मैं एक काम करता हूँ 20, तो 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक 100 पे है, एक 20 पे है, तो 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, कितना का डिफरेंस है भाई, 80 वोल्ट का। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैंने यहाँ पे रखा प्लास्टिक, अब यहाँ पे 300 वोल्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे 50 वोल्ट डालता हूँ, 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे तो तेज़ी से पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना ज़्यादा होगा। अभी आप पढ़ोगे ओम्स लॉ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उससे तो ज़्यादा है, कोई करंट का फ्लो होगा क्या, कोई चार्ज फ्लो करेगा क्या, नहीं, प्लास्टिक में नहीं फ्लो करता। क्यों नहीं होता है ना, क्या वजह है, या एल्यूमिनियम लिया, यहाँ पे मैं सिल्वर लेता हूँ, सिल्वर है ना, यहाँ भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 है और 20 है, यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे कम से कम 15 एम्पियर का होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, किसी में करंट बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई बेस्ट कंडक्टर है, कोई बेटर कंडक्टर है, कोई वर्स्ट कंडक्टर है, कोई नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, तो बार बार बात होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना बढ़िया कंडक्टर होगा। अब जरा जैसे मान लो कोई एक मेटेलिक पीस है ना, उसमें एटम्स बहुत सारे होंगे, एटम्स को ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक का डायरेक्शन अलग अलग होता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करो तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, यहाँ वहाँ, कोई एक डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, एक दूसरे का जो वेव है ना काट के रख देगा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब इस कंडक्टर को आप किसी बैटरी से जोड़ते हो, सेल से, अभी सिंबल भी सबका दूंगा, सेल, ये हो गया मान लो पॉजिटिव, ये हो गया मान लो नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस और माइनस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा, करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा, है ना। अब यही कंडक्टर है, देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस एल्यूमिनियम के लिए। प्लास्टिक के लिए ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है ना मोटिवेट नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लास्टिक जितने भी आप पॉलीमर देख रहे हो ना, तो कार्बन बॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। ग्रेफाइट की बात करो तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए कंडक्टर है। डायमंड की बात करो तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए वो बैड कंडक्टर है, कंडक्टर है ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है और कैसे मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करने का भी तरीका है, जब आपने पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस, देखो मैंने डायरेक्शन गलत लिया ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का मैंने ये गलत लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इसलिए तो करंट का डायरेक्शन देखो ये है ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक होगा, देखो आप देख रहे हो ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना, तो रास्ते में क्या होता है,
प्रोटॉन से पाला पड़ेगा, तो प्रोटॉन मान लो इसका स्पीड, मान लो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, हालांकि स्पीड तो लाइट के स्पीड के आसपास होता है। प्रोटॉन के नज़दीक आएगा या टकराएगा तो स्पीड कम होगा क्योंकि प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, तो कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस है तो स्पीड बढ़ जाएगा। बीच में प्रोटॉन आएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो ड्रिफ्ट के फॉर्म में आता है, इस तरीके से फॉर्म में आता है वो इलेक्ट्रॉन। तो करंट जो है ना, आपको लग रहा है कि करंट कंटिन्यू है, लेकिन वो इस फॉर्म में आता है करंट, जिसको बोलते हैं कि उसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, क्वांटम के फॉर्म में आता है करंट। ठीक है, तो अब जरा देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है कि प्लास्टिक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का फायदा है नहीं। अगर सिल्वर की बात करो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा है, इसका मतलब है ना, और वो बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है, उसमें प्रोटॉन से टकराने का ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, अगर है तो कम है। प्रोटॉन बीच में ज़रूर है, पर वो इस तरीके से बॉन्डिंग में है कि वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसलिए सिल्वर के केस में इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव कर रहा होता है, लेकिन एल्युमिनियम के केस में उतना स्मूथली मूव कर नहीं रहा होता है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एल्युमिनियम में करंट कम होता है, सिल्वर में करंट ज़्यादा होता है ना। इलेक्ट्रिक वायर हम सिल्वर का नहीं बनाते हैं क्योंकि महंगा होता है, पता चला चोर चोरी करके गया, सबको छोड़ दिया, तार उखाड़ के ले गया, इतना महंगा हो जाएगा फिर, तो इसीलिए। पर सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर, अगर सिल्वर लगाओगे ना तो शायद तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हाफ हो जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर या पूरा जो है उसके अंदर एडजस्ट है ना। तो ये जो ऑब्स्टेकल है ना, किसी में करंट ज़्यादा है, किसी में करंट कम है, इस ऑब्स्टेकल को कहते हैं रेसिस्टेंस, है ना। क्या होगा जरा एक बात बताओ, है ना, जरा सुन, ये पत्थर ऊपर से गिराओ और कागज ऊपर से गिराओ, अगर वैक्यूम में गिराओगे ना तो दोनों एक साथ ज़मीन पे आएगा, लेकिन वैक्यूम तो है नहीं, अभी हवा में दोनों को गिराओ, पत्थर बहुत तेज़ी से गिरेगा और ये उड़ता उड़ता बहुत टाइम से गिरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर था इसके लिए उतना रेसिस्ट नहीं कर पाया, यहाँ पे एयर इसका स्पेस बड़ा था और ये वेट में हल्का था, जो भी हो, तो यहाँ इसका रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस क्या है, लगभग 0 है। पत्थर पे असर नहीं डाला, है ना, कागज़ पे असर डाला, इसलिए इसका जो स्पीड था वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लायक है कि नहीं है, मूव कर रहा है तो कितना मूव कर रहा है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। किसी का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो उसमें करंट कम होगा, वो बैड कंडक्टर होगा। प्लास्टिक का रेसिस्टेंस इन्फानाइट या बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, उसमें करंट का तो सोचो मत। तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ। रेसिस्टेंस समझ रहे हो, रेसिस्टेंस वो है जिससे करंट रुक जाता है या कम हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है ना वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना तो ये देखिए, और ये अच्छे से लिख लेना, आप लोग याद भी कर लेना। रेसिस्टेंस, इसका डेफिनेशन, द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of electrons, या करंट कह लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसी को करंट बोलेंगे भाई, करंट, ठीक है, बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड, अच्छा इलेक्ट्रॉन कहना सही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव भी होता ना, इलेक्ट्रोलाइट में भी रेसिस्टेंस होता। ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस वो है जिससे करंट ज़्यादा रेसिस्टेंस हो तो करंट कम होगा, उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर, उल्टा चलता है। अगर कंडक्टर रेसिस्टेंस कम हो तो करंट ज़्यादा होगा। तो मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या आई करंट, ये ऐसे लिखना ठीक होगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस, ये जान लो। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो कंडक्टर बैड कहलाएगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, तो कंडक्टर को हम बढ़िया कंडक्टर बोलेंगे भाई। तो ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए। अब रेसिस्टेंस के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस के बारे में बाद में
कर लेंगे, ठीक है ना, ओम्स लॉ। रुको, अब ये ओम्स लॉ क्या कह रहा है, और ये जो कह रहा है आपको भी पता है कि अगर पोटेंशियल, जैसे एक बात बताओ, इसको तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ए और बी ये दो पॉइंट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 90 वोल्ट है, डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट का, 100 माइनस 90, दोनों के बीच 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, है ना। तो करंट, मान लो करंट 2 एम्पियर है, ठीक है। अब बाद में क्या करा, डिफरेंस देखो कितना कर दिया, 100 वोल्ट और यहाँ पे मैंने कर दिया 20 वोल्ट। अब डिफरेंस कितना हो गया 80 वोल्ट का। तो करंट ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियस से ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, 3 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, पर इससे तो ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, ये आपको पता है। ओम्स ने तो यही बोला है, ठीक है, ओम्स यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओम्स का लॉ देखो, आपको पता है ना, ओम्स, जॉर्ज सिमोन ओम्स, अकॉर्डिंग टू, अब ये लॉ है तो इसके इसी के लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है। ये देखो, करंट फ्लोइंग in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical conditions and the temperature of conductor remains कांस्टेंट। सुन लो और आप दोहराते भी रहो। क्या बोला, ओम्स का क्या कहना था कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है जितना लंबा वायर है उतना ही लेना, और थिकनेस जितना मोटा लिया है उसका जो थिकनेस है वो भी चेंज नहीं करना, लेंथ भी चेंज नहीं करना, और टेम्परेचर ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो कब, जब ये सारी चीज़ें सेम हो तो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तब तक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको ऐसा बोला गया है कि आई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये है ओम्स का लॉ, ये ओम्स लॉ है ना। जरा देखना, उसने जो बताया ना, उसने वोल्टेज को रिलेट किया आई से, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो V को यहाँ पे रखा, I को यहाँ पे रखा और ऐसा बनाया। इसका एक्सपेरिमेंटल वो भी बताएंगे आपको, इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। फिलहाल तो ये V और I ऐसा बनाया था, ठीक है ना। तो ये आपका ओम्स लॉ है। इसके बाद आगे देखना क्या करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये डिक्रीज। क्लियर है ये। और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। एक बार बार इसमें आता है आपका इकोनॉमिक्स में कैटेरिस पेरिबस, कैटेरिस पेरिबस, इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या है, रिमेन कांस्टेंट। आर्ट्स है तो इसमें कोई भी जब प्रिंसिपल बोलते हो, डेफिनेशन बोलते हो, तो ये जरूर लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ भी ओम्स लॉ कह रहा है कि फिजिकल कंडीशन मतलब लंबाई चौड़ाई सब सेम होना चाहिए, एंड टेम्परेचर ये सेम होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो जब जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसका सेंस था कैटेरिस पेरिबस। अब इसको जब डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ को ना, तो थोड़ा उल्टा लिख देते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, थ्योरी की बात हो रही है आज खाली, है ना। तो इसने बोला था आई प्रोपोर्शनल टू वी,
अपनी सहूलियत के लिए इसने ऐसा कर लिया, v प्रोपोर्शनल टू i। जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो आपको पता है इसके साथ एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो v इक्वल टू r इंटू आई, समझ रहे हो। तो v बाई आई इक्वल टू r, और ये क्या है, r यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, r क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो डायरेक्ट है, एक r कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी, ये बात आप बहुत बार पहले भी पढ़ चुके होगे नहीं, कांस्टेंट। जब भी कोई इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता उसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता, उसका कुछ ना कुछ नाम होता। यहाँ पे नाम है R, जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, R। यहाँ पे R क्या हो गया भाई, V बाई आई, V हो गया वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया क्या, एम्पियर। तो अगर कोई पूछे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोलते हो, तो ओम, है ना। जॉर्ज सिमोन ओम्स के नाम से ओम रेसिस्टेंस के यूनिट को बोला गया, V वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये देखो, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप देखिए, इस पे और कंसेप्ट आप देखिए। इसका ग्राफ तुम देख लियो, है ना। ग्राफ के लिए इसने v यहाँ पे रखा था और i यहाँ पे रखा था, है ना। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे रखते हैं। हम v को बढ़ा घटा के देखते हैं i पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा आपको पता है, यूनिफॉर्म जब भी कोई होता है, एक जैसा जब होता है तो ऐसा ही ग्राफ बनता है, ठीक है ना। इसके स्लोप को, है ना, इसको और लिखना चाहूँगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस आप देखिए ज़रा, है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, देख लो आप। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं ज़रा, देखो ज़रा, रेसिस्टेंस की बात कर लें अब थोड़ा। अब ज़रा देखो, इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले कंफर्म हो ना कि रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला हो गया, V बाई आई। और रेसिस्टेंस का नाम क्या होता है, इसको अगर मैं बोलूँ हिंदी में तो रोकने वाला। अभी यहाँ पे क्या रोकने वाला, तो करंट रोकने वाला। अगर करंट रोकेगा तो करंट कम होगा, अगर करंट कम हो गया तो क्या होगा, करंट ही कम हो गया तो बैड कंडक्टर है। तो क्या होता है, लेस रेसिस्टेंस, रोकने वाला जितना कम होगा गुड कंडक्टर कहलाएगा, है ना। और मोर रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, गुंडे बदमाश जितना ज़्यादा होंगे, बैड कंडक्टर, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखवाया था कि रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर। मतलब ऐसे ही कंडक्टर जितना बढ़िया होगा ये कम होगा, कंडक्टर जितना खराब होगा ये ज़्यादा होता जाएगा, उल्टा। ये बताया था, ये सब बस समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं बड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट समझो कि आएगा ही आएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। आपसे बोलेगा कि ये दो कंडक्टर है और दो कंडक्टर का वी आई ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ओम्स लॉ वी आई ग्राफ, ठीक है। फिर ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताऊँगा आपको, वी आई ओम्स लॉ का, ये 0, ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर। कहता है कौन सा बढ़िया कंडक्टर है, कौन सा बढ़िया कंडक्टर है ना। तो बढ़िया कंडक्टर कौन सा होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा। और रेसिस्टेंस को का फार्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो बढ़िया कंडक्टर होगा। तो ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा बढ़िया कंडक्टर है। आप एग्ज़ाम में एक काम कर लेना, कुछ ये लेट कर लेना, ये पॉइंट को मान लो ये मैंने 20 वोल्ट लेट किया, ये वोल्टेज है तो 20 वोल्ट मैंने लेट किया। इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाइए, पहले वाले कंडक्टर को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो आपको ग्राफ बनाना आता है ना, इस पॉइंट पे ये 20 वोल्ट है तो ये पॉइंट क्या है, इसको कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मान लो 10 एम्पियर ले लेता हूँ, अपने मन से कुछ भी ले लो, 10 कैपिटल है, एम्पियर करंट है ना, इधर मैंने लिया हुआ करंट, इधर वोल्टेज लिया हुआ है। और दूसरे वाले को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 10 है तो ये 12 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मैंने 20 एम्पियर लिया। भाई 10 से तो ज़्यादा ही है ना, तो मैंने अपने मन से 20 एम्पियर लिया। अब जरा देखना, फर्स्ट कंडक्टर के लिए आप देखो, फर्स्ट कंडक्टर, इसका रेसिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ R1,
इसका रेसिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ R2, है ना, ये फर्स्ट कंडक्टर, इसका रेसिस्टेंस क्या लेट किया मैंने, R1। तो मुझे एक बात बताओ, R1 इक्वल टू फार्मूला वही हो जाएगा ना, V/I। R1 के लिए इस वाले रेसिस्टेंस निकालना, तो वोल्टेज तो 20 है और 10 है। R1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 कैपिटल A, 2 एम्पियर। सिमिलरली R2 लगाओ, तो R2 के लिए कितना है, R2 के लिए 20 वोल्ट है, अब करंट कितना हो गया, 20, तो कितना हो गया 1 ओम, है ना। इसका हो गया, सॉरी रेसिस्टेंस निकाला ना, ओम, ओमेगा अभी बताया था ना, है ना, ओमेगा। जॉर्ज सिमोन ओम को रेस्पेक्ट करने के लिए जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ना, ओमेगा होता है, ओमेगा, है ना, इसका मतलब होता है ओम। उस साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए ओम। जैसे वोल्ट है ना, वो भी किसी के नाम से यूनिट पड़ा हुआ है, वोल्ट। तो R2, अब R1 हो गया रेसिस्टेंस, पहले वाले कंडक्टर का हो गया 2 ओम और दूसरे वाले का हो गया 1 ओम। तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो बढ़िया कंडक्टर होगा। तो जरा तुम एक बात बताओ ना, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना दिया, 20 वोल्ट, पहले वाले रेसिस्टेंस से कितना करंट मिला, केवल 10 एम्पियर, जबकि उसी वोल्टेज पे दूसरे वाले से कितना मिल रहा है, 20 एम्पियर। तो साफ दिख रहा है कि दूसरा वाला कंडक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे डबल करंट मिल रहा है। और अगर ऐसे बात करो, तुम R1 को देखो और तुम R2 को देखो। R1 इसका रेसिस्टेंस रोकने वाला 2 है, इसका 1 है, इसमें डबल रोकने वाला है। तो साफ दिख रहा कि R1 इज ग्रेटर देन R2, रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा है। तो देयरफॉर फर्स्ट, ये फर्स्ट का है ना, फर्स्ट इज बैड कंडक्टर, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो बढ़िया कौन सा हो गया, देयरफॉर सेकेंड इज बेटर देन फर्स्ट, ऐसा हो गया, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ा चेंज कर देगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना तुम जरा। मैं बार बार कहता था ना स्लोप, तो स्लोप के लिए ऐसा, ये यहाँ पे I और यहाँ पे V। अब ये ग्राफ, पहले V यहाँ पे था, I यहाँ पे था, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। कहेगा कौन सा बेटर कंडक्टर है, बढ़िया कंडक्टर कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, विच वन इज बेटर कंडक्टर। तो जिसमें करंट ज़्यादा होगा वो बढ़िया कंडक्टर होगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। अब ये डिपेंडेंट वेरी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट छोड़ दो, उसको रहने दो। यहाँ पे कोई करंट ले लेता हूँ, मान लो अपने मन से 10 एम्पियर, कैपिटल A, एम्पियर कैपिटल A। पहले वाले कंडक्टर को यहाँ पे कट किया, ये 10 वोल्ट ले लेता हूँ। तो दूसरा वाला तो मुझे ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा दिख रहा है ना 10 से ज़्यादा, तो अपने मन से 20 वोल्ट कुछ भी ले लो, तुम 11 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। ये R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, यही होता है फॉर्मूला। इसका रेसिस्टेंस मैं R1 लेट कर लेता हूँ, इसका रेसिस्टेंस मैं R2, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बोर्ड में समझो आया ही आया, देख लेना तुम, नहीं तो क्योंकि सारे डिलीट हो गए मेन वाले, तो यही सब इंपॉर्टेंट हो गया। V वोल्टेज कितना दिख रहा है, 10, करंट कितना दिख रहा है, 10, इसका मतलब R1, पहले वाले का रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1, और जॉर्ज सिमोन ओम के सम्मान में ओमेगा ओम, 1 ओम। R2 निकालिए, दूसरे वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस हमने लेट किया हुआ R2, फार्मूला वही है V/I। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 20 लिया हुआ है, और करंट कितना है 10, तो कितना हो गया 2 ओम। अब जरा बताओ, R2 यहाँ पे दूसरे वाले कंडक्टर का रोकने वाला पहले वाले कंडक्टर के रोकने वाले से ज़्यादा है, इसका मतलब R2 बैड कंडक्टर है। R2 क्या है, बैड कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट कम हो जाएगा फिर देखो तो, अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो। और R1 क्या है, R1 इज़ बेटर। इन दोनों में बेटर कौन है, R1 बेटर है। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस कम है। तो उल्टा करके भी दे सकता है, कभी I V V I, इस पर आप नज़र रखिएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। आपने ओम्स लॉ देखा था ना, क्या बोला था, व्हेन फिजिकल सर्कमस्टांसेस या फिजिकल क्या कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो उसके डेफिनेशन में साफ आ गया कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ना। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, पहला फिजिकल कंडीशंस,
फिजिकल कंडीशंस पे आ गया मटेरियल, दूसरा आ गया लेंथ, तीसरा आ गया थिकनेस। मटेरियल जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस इन्फानाइट हो जाएगा क्योंकि इससे कोई करंट की उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। और सेकेंड क्या हो गया, टेम्परेचर। ये इसके डेफिनेशन में क्लियर कर चुका हूँ आपको, है ना। ये इस दो पे डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन में ये तीनों आ गए और ये टेम्परेचर इस पे डिपेंड करता है। अब जरा देखना, एक बात बताओ, मटेरियल छोड़ दो अभी और ये टेम्परेचर छोड़ दो, लेंथ और ये, तो जो इस पे रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, एंड रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/, थिकनेस का मोटाई होता है, जैसे ये तार है ना, पतला मोटा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, फिलहाल तो इस पे आप क्लियर हो जाइए। पहले ये देखो, है ना, समझो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस की बात कर लेता हूँ और लेंथ की बात कर लेता हूँ। आर प्रोपोर्शनल टू एल फर्स्ट, आर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ थिकनेस। लो, थिकनेस मतलब रेसिस्टेंस, थिकनेस का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैं समझा देता हूँ और आपको आइडिया होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको ए ऐड कर लेता हूँ। तो इस दो पे डिपेंड करेगा। इसकी बात करो, लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर दो वायर है, एक का L1 है, एक का L2 है, और इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, तो बिल्कुल सामने है। इट मीन्स क्या हो गया, R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1/L2। कैटेरिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ये। और थिकनेस की बात करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये वायर है ना, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कुछ भी मान लो, एग्जांपल ले लिया, जैसे ये ग्लास मान लो मैंने ले लिया, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख लो, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो सामने वाला जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मैंने ये पेन ले लिया, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो सामने जो भी दिख रहा है वो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझ रहे हो ना, करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे जा रहा है तो ये वाला हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तुम समझ रहे हो ना। तो ये थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो वाला एरिया जिधर से करंट पास कर रहा है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहाँ से भी मैं दो वायर ले लेता हूँ, एक थोड़ा सा पतला होता है, देखो इसका एरिया मैंने A1 ले लिया, और दूसरा वायर थोड़ा सा मोटा बना लेता हूँ, देखो इसका एरिया A2 ले लिया। इसका रेसिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, R1/R2 इक्वल टू, अब उल्टा A2/A1, इसके सामने दूसरे वाले का दूसरे के सामने। यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला कब है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आ गया, एरिया आ गया, टेम्परेचर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, टेम्परेचर आ गया, मटेरियल का बाद में देख लेंगे, इसका कोई लेना देना है नहीं। मटेरियल अगर सब कुछ सेम रहा ना, तो ये दो कंडक्टर में ये रिलेशन आएगा, उसके रेसिस्टेंस इसके रेसिस्टेंस, दोनों के रेसिस्टेंस में ये रिलेशन बनेगा। यहाँ भी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कैटेरिस पेरिबस, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, रिमेन कांस्टेंट। क्या हो गया, R1/R2 A1 A2/A1, देखो आप A2/A1 है ना। तो अगर सब कुछ सेम रहे और एक का एरिया इस तरीके से, रेसिस्टेंस वगैरह में कोई रिलेशन पूछना हो ना, कोई न्यूमेरिकल्स अगर आए, सब कुछ स्थिर है, खाली एरिया को ऐसा बोले कि डबल है, ट्रिपल है, ये वो, तो ये फॉर्मूला बनेगा, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब अगर दोनों वेरिएबल है तो जरा एक बात बताओ, ये देख लो, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल पे बहस करेंगे भाई, पहले आप कुछ और देखिए। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो इस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो मटेरियल का अभी आ जाएगा। अब दोनों को फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों से कैसे L सामने A नीचे, दोनों को मिला दो, ठीक है ना। अब ये
अब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल के साथ एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल देते हैं, कांस्टेंट इनटू L बाई A, यही होता कि नहीं। तो यहाँ से R इक्वल टू रो L बाई A, रो। अब ये रो, इसको सिंबल है, पता नहीं कहाँ गए, पर रो कहते हैं। रो इसलिए कहते हैं कि बच्चे इसको लिखने में रोने लगते हैं शायद, इसलिए रो कहते हैं, ठीक है ना। ये P ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना, और थोड़ा सा रो बन जाता है, ठीक है। तो रो L बाई A, ये मैंने क्या लिखा, रो, ये देखो ये रो, ठीक है ना। तो रो L बाई A, ठीक है। अब ये जो रो है ना, ये जो कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, रो, ये हो गया तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हो, रेसिस्टिविटी बोलते हो इसको, है ना। ये तो रेसिस्टिविटी। अब इसकी बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट और हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट खत्म। कल से हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी देख रहे हो इसको, जो रेसिस्टिविटी है ना, इसका सुनना जरा, ये देखो, R इक्वल टू रो L बाई A, यही है ना। अब रेसिस्टिविटी फिजिक्स में बड़े सारे आपने देखे थे, आपने न्यूटन्स लॉ देखा था, इस तरीके से कांस्टेंट आ जाता था, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बना बुना नहीं सकते। तो रो को फ्री करते हैं भाई, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A बाई L। R का क्या होता है, ओम, A का होता है मीटर स्क्वायर, L का होता है मीटर, 1 मीटर से, तो रो का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर, है ना। तो यूनिट इसका हो गया, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू क्या हो गया, ओम, ओमेगा और मीटर। ये देखो, अब जरा सुना इसका डेफिनेशन कैसे होगा। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R A अपॉन L। A को हम करते हैं 1 मीटर स्क्वायर, लेट कर लेते हैं, और L को कर लेते हैं 1 मीटर। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R, बाकी सब 1 हो गया। तो क्या डेफिनेशन हो गया रो का, रो इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैज़ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ये आपके बुक में नज़र आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पर देख लो ना कैसे बनाया, सबको 1 कर दिया। तो इसके बराबर, इसका मतलब रो उस रेसिस्टेंस के बराबर है जो उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 है और एरिया 1 है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन बन गया, क्लियर है। अब रो डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, रो, ये देखिए जो रेसिस्टिविटी है ना, डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, पहला तो मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, मटेरियल है ना, जरा एक बार बताओ, प्लास्टिक में करंट नहीं लगता, सिल्वर में करंट लगता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। सिल्वर होगा तो रो ज़्यादा होगा। आज तुम जाके देख लेना, आपके एनसीईआरटी में चार्ट बने हुए, वो रटना जरूरी नहीं है, पर आप देखना, तुम खाली इसका देख लेना, सिल्वर का देख लेना, सिल्वर का, और रबर का देख लेना, है ना। रबर का बहुत ज़्यादा होगा, सिल्वर का कम होगा। तो रेसिस्टिविटी, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A, ये जितना ज़्यादा होगा तो ये उतना ज़्यादा होगा, ये जितना होगा ये उतना ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो वो बैड कंडक्टर होगा, तो सिल्वर का कम होगा तो अच्छा कंडक्टर है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये कम होगा तो कंडक्टर बढ़िया होगा। रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट ज़्यादा होगा, रोकने वाला जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है ना। तो ये आज टेबल जाके देख लेना, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी सीरीज, देख लेना। मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का क्या फंडा है भाई, आप एक वायर ले लो, मान लो ऐसा कोई लोहा है, इसको सॉकेट, एक छोर को तार से बांध के सॉकेट में डालो, इसको 50 डिग्री पे गर्म कर दो, और एकदम नहीं हल्का सा, मतलब हल्का मतलब चलो 0.5 एम्पेयर का करंट, या एक काम करता हूँ 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दो, है ना। इसको टच करो, आपको करंट महसूस होगा। अब एक काम करो, इसको फ्रीज में रख दो और टेम्परेचर कर दो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर निकाल के सॉकेट में, अब आपको झटके ज़्यादा लगेंगे, आपने महसूस किया होगा। जब कोई चीज़ ठंडा होता है ना, तो ठंड में चोट भी ज़्यादा लगता है, खतरनाक सा। ठंड में गलती से अगर चोट लग जाए ना तो बहुत भयानक हो जाता है। वही हाल है करंट का, ठंड में अगर करंट लग जाए ना, करंट कम है लेकिन असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर कम हो तो करंट ज़्यादा होता
है ना। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर सुन लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे। ये थ्योरी वाला पार्ट है, क्वेश्चन इससे बहुत आएगा। जो आज मैंने पढ़ाया उसको तुम कई बार देख लेना, ठीक है। चलिए।